तो नाउ गाइस हमने पीसीटी को डिस्कस कर लिया था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, काफ़ी लंबा डिस्कस किया था। अब बारी आती है एट द लूप ऑफ एनल, ऐसी मतलब पीसीटी से हम लूप ऑफ एनल पे आएंगे। सो ये एक है हमारे पास लूप ऑफ एनल, ठीक है। लूप ऑफ एनल अगर हम यहाँ पर जाए अपने लूप ऑफ एनल ये है हमारे पास, इसका हमारा ये कौन सी लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। याद रखना लूप ऑफ एनल की दो लिम्ब हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स डायरेक्शन, एक डिसेंडिंग लिम्ब एक असेंडिंग लिम्ब। लेकिन हिस्टोलॉजिकली देर आर 3 सेगमेंट्स। हिस्टोलॉजिकली ये क्या है, 3 सेगमेंट है। एक थिन डिसेंडिंग लिम्ब, थिन असेंडिंग लिम्ब, थिक असेंडिंग लिम्ब एंड थिक असेंडिंग लिम्ब का जो पार्ट होता है जो कि अभी अर्ली डीसीटी बनाएगा वो, ठीक है। हिस्टोलॉजिकली क्या है, थिन डिसेंडिंग लिम्ब, थिन असेंडिंग लिम्ब, थिक असेंडिंग लिम्ब and this thick ascending limb continued as early DCT. Thick ascending limb is continued as early DCT. Remember? 4 पार्ट्स हो गए ना। नहीं वो DCT का बात नहीं है, यू ब्रेक माय टेम्पो, ठीक है। थिक जो हमारे पास होता है, क्या कह रहा था मैं, थिक असेंडिंग लिम्ब, यार रट्टा लगा के आता हूँ तो पता नहीं है। थिक असेंडिंग लिम्ब जो होता है, सॉरी जस्ट मॉकिंग, क्योंकि थोड़ा फ्रस्ट्रेट बंदे हो गए इस वजह से मैं आई वांट टू मेक द कंटेंट इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाई आई डू दिस, ठीक है। तो थिक असेंडिंग लिम्ब जो है ये जब हमारे पास अर्ली पार्ट ऑफ डीसीटी बनाता है, सो उसकी जो कन्फिग्रेशन होगी, लाइक जो उसकी सेल की जो कन्फिग्रेशन होती है, कन्फिग्रेशन से मुराद के सेल का सरफेस एरिया, सेल की शेप, सेल का स्ट्रक्चर, सेल की क्लासिफिकेशन, एपिथेलियल सेल की क्लासिफिकेशन के आइदर इट इज़ क्यूबॉइडल और वॉट, ठीक है। इसके ऊपर जो प्रोटीन्स लगे हुए हों, उसकी जो परमेबिलिटी हो वो सेम होगी एज दैट ऑफ द थिक असेंडिंग लिम्ब। थिक असेंडिंग लिम्ब का जो पार्ट है वो हमारे पास बनाएगा अर्ली डीसीटी। अब जो तुम कह रहे हो कि ये 4 पार्ट्स हो गए, तो रिमेंबर अर्ली डीसीटी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन लूप ऑफ एनल। अर्ली डीसीटी जो है वो तो डीसीटी हो गया ना, ठीक भाई देखो वापस देखो, एक हो गया थिक, देखो थिन असेंडिंग लिम्ब, सॉरी थिन डिसेंडिंग लिम्ब, थिन डिसेंडिंग लिम्ब, थिन असेंडिंग लिम्ब, थिक असेंडिंग लिम्ब, ठीक। अब ये जो थिक असेंडिंग लिम्ब जो डीसीटी में जाएगा वो उसका पार्ट है, ठीक है, डीसीटी का पार्ट है, लेकिन कन्फिग्रेशन असेंडिंग लिम्ब जैसी होगी। डीसीटी का अर्ली डीसीटी का पार्ट जो कि हमारे पास है ना, अर्ली डीसीटी का पार्ट जो कि कन्फिग्रेशन जो रखेगा वो हमारे पास असेंडिंग लिम्ब, थिक असेंडिंग लिम्ब वाली जैसे रखेगा, ठीक है। अब थिन असेंडिंग लिम्ब की क्या कन्फिग्रेशन, अच्छा थिन असेंडिंग लिम्ब है तो इसका भी हम ये जो थिन डिसेंडिंग, सॉरी यार, थिन डिसेंडिंग लिम्ब जो है, थिन डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है, थिन डिसेंडिंग लिम्ब। अब जी हमारे पास कहाँ होता है, ये राइट साइड पे होता है, तो जाहिर सी बात है इसका हम सेल कौन सा लेंगे, राइट साइड वाला। इसका सेल हम कौन सा लेंगे, राइट साइड वाला। सो हेयर यू गो, ये इसका सेल है राइट साइड वाला, ठीक। अब ये नहीं कहना कि भाई अगर हम लेफ्ट साइड वाले लें तो लेफ्ट साइड के बराबर में ब्लड वेसल नहीं होगी, तो लेफ्ट साइड के बराबर में भी ब्लड वेसल है, राइट साइड के बराबर में भी ब्लड वेसल है। सेल और ब्लड वेसल के बीच में इंटरस्टिशियम मौजूद है जिसको हम कहते हैं रीनल इंटरस्टिशियम, ठीक। अब अगर हम इधर देखें, इधर अब थोड़ा सीरियस, ये जो हमारे पास सेल हमने लिया है लूप ऑफ एनल का, थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनल का, इसकी कुछ पेक्युलरिटीज़ हैं। एक तो दे आर माइटोटिकली वेरी लेस एक्टिव, तो रीएब्जॉर्प्शन का चक्कर बहुत कम, यानी कि एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इसमें से कुछ हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि लेस माइटोकॉन्ड्रिया इतना है कि अपने आप को सस्टेन कर लें बहुत है, अपने आप को एनर्जी वगैरह दे दें, अपने फंक्शंस परफॉर्म कर लें बहुत है। इतनी ज़्यादा एटीपी नहीं है कि बाहर से फिल्ट्रेट से, अगर यहाँ पे फिल्ट्रेट होगा तो फिल्ट्रेट से चीज़ें खींच के दोबारा ब्लड को दें। सो देर इज़ नो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एट ए लूप ऑफ एनल, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनल, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनल और थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनल में कोई हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता। बट दिस, ये जो हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब जो है, ये इनकी जो सेल्स हैं दे आर वेरी हाईली परमेएबल टू वाटर। ये जो सेल्स जो हैं ये हमारे पास क्या है, हाईली परमेएबल टू वाटर। ये वापस याद रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ।
अगला जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर बनेगा वो बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर ये अभी समझ में नहीं आया तो फिर वो लेक्चर पे मेरी मेहनत चली जाएगी, ठीक है। ये जो थिन डिसेंडिंग लिम्ब का जो सेल है, ये क्या करता है, ये किसी भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं होता। दूसरी बात कि इट इज़ हाईली परमेबल टू वाटर, यानी कि ये हमारे पास क्या कराएगा कि ल्यूमन से ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब कराएगा। रीएब्जॉर्ब कराने के बाद ये हमारे पास इंटरस्टिशन में भेज देगा। ल्यूमन से हमारे पास क्या होगा, वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, इंटरस्टिशन में आएगा, ब्लड में चले जाएगा। ठीक हो गई बात। और इसमें कोई भी काम जो है, कोई रीएब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं होती। हाँ, ल्यूमन के अंदर अगर हमारे पास ल्यूमन है, ल्यूमन के अंदर अगर सोडियम क्लोराइड की कंसनट्रेशन आ रही है फिल्ट्रेट से, जो रीएब्जॉर्ब नहीं हुई वहाँ पे पीसीटी में, जाहिर सी बात है वो कहाँ आएगी, लूपोफेनल में आएगी। तो लूपोफेनल में उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। सपोज करो, क्योंकि अभी रीएब्जॉर्प्शन ऊपर तो नहीं होती भी आ रही ना, जो थिन डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, उसमें अंदर अभी हमने देखा कि कोई एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं हो रही। सो वेरी लिटिल पैसिव रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है, वेरी लिटिल पैसिव रीएब्जॉर्प्शन खाली सोडियम क्लोराइड की हो जाती है कि इसके जो सेल हैं दे शो सम परमेबिलिटी टू सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में चल रहा है, और वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब इस थिन डिसेंडिंग लिम्ब के पाथवे में आएगा, थिन डिसेंडिंग लिम्ब के पाथवे में आएगा, तो वो हमारे पास सम हाउ पैसिवली रीएब्जॉर्ब हो सकता है, एक्टिवली रीएब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक हो गई बात। उसके बाद अब अगर हम देखें थिक डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है, थिन असेंडिंग लिम्ब, ज़ाहिर सी बात है थिन डिसेंडिंग लिम्ब हमने देखा। अब इस थिन डिसेंडिंग लिम्ब को भी हमने देख लिया, ठीक है। थिन डिसेंडिंग लिम्ब को देखा ना, इसकी सेम कन्फिग्रेशन हमारे पास होगी यहाँ तक। अब ये क्या है, थिन असेंडिंग लिम्ब, थिन असेंडिंग लिम्ब, ये हमारा क्या है, थिन असेंडिंग लिम्ब। इसकी कन्फिग्रेशन सेम एज दैट ऑफ थिन डिसेंडिंग लिम्ब। थिन असेंडिंग लिम्ब की कन्फिग्रेशन, थिन असेंडिंग लिम्ब की कन्फिग्रेशन सेम है एज थिन डिसेंडिंग लिम्ब। थिन असेंडिंग लिम्ब की कन्फिग्रेशन सेम है एज थिन असेंडिंग लिम्ब। यहाँ पर भी कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ठीक हो गया। यहाँ पर भी हमारे पास कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, खाली क्या होगी, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन, खाली हमारे पास क्या होगी, वाटर रीएब्जॉर्प्शन। बाकी कोई सब्सटेंस की हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन वगैरह ऐसे नहीं होती, खाली किस चीज़ की रीएब्जॉर्प्शन होगी, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमें क्या देखना है, थिक असेंडिंग लिम्ब। अब हमें क्या देखना है, थिक असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, थिक असेंडिंग लिम्ब। अब आ जाओ यहाँ पर, थिक असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। ये क्या है, थिक असेंडिंग लिम्ब, बहुत आसान है। अच्छा ये सॉरी, एक चीज़ मैंने ड्रॉ कर दी। अच्छा ये फिल्ट्रेट है, ठीक है, जैसे हमारी ये होती है ना फिल्ट्रेट, मैंने थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया, ये फिल्ट्रेट है। अब चूंकि ये हमारे पास कहाँ पर होता है, थिक असेंडिंग लिम्ब, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे होता है, तो इसका हम कौन सा सेल लेंगे, लेफ्ट साइड। तो आप ये देख सकते हो कि ये एक लेफ्ट साइड का सेल है, ये ट्यूबुलर ल्यूमन है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड का सेल है, ये इंटरस्टिशियम, ये हमारे पास क्या आ गई, ब्लड वेसल, ये इंटरस्टिशियम, ये सेल, ये हमारे पास ये ल्यूमन, ठीक है, ल्यूमन, सेल, इंटरस्टिशियम, ब्लड वेसल। अब ये हमारे पास कौन सा एक्सपेक्ट होगा, बेसोलेटर, ल्यूमन ये है, ल्यूमन, ये ल्यूमन, ठीक है, ये देखो, ये ल्यूमन, सेल, ब्लड वेसल, ल्यूमन, सेल, ब्लड वेसल। और ये थिक डिसेंडिंग असेंडिंग होगा ना, थिक असेंडिंग, सॉरी, बड़ा अच्छा पॉइंट पकड़ा, थिक असेंडिंग, ठीक। अब ये है हमारे पास थिक असेंडिंग। अब इसमें हमारे पास चैनल्स हमें देखने हैं, इसमें हमारे पास चैनल्स हमें देखने हैं, ठीक है। अब ये थिक असेंडिंग है, ये मेटाटिकली एक्टिव वगैरह है, ठीक है। इसको हम थिक असेंडिंग इस वजह से भी कहते हैं कि इसकी जो टाइट जो होता है ना, टाइट जंक्शंस बहुत टाइट होता है। यहाँ पे मिसनंबर नहीं है, यहाँ पे टाइट जंक्शंस वगैरह टाइट होते हैं, ठीक है। इधर सेल की शेप जो होती है वो क्यूबॉइडल होती है, ठीक है, ताकि वो है ना छोटी जो रीएब्जॉर्प्शन करनी है वो करे, और बाकियों की एसेस नहीं करता। ये थिक, इसकी कन्फिग्रेशन जो होती है वो थिक होती है, ठीक है। अब हमें क्या देखनी है, रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पर हमें क्या देखनी है, रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पे हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस की होती है, किसकी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस की रीएब्जॉर्प्शन होती है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट चैनल पाया जाता है उसको हम कहते हैं 1 पोटेशियम
1 सोडियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक सेकंड में यहाँ पर एक सेकंड बंदा पॉज करो, सेव हो गए। सो हम देखें अगर इस थिक असेंडिंग लिंक को, तो हमारे पास इसकी सरफेस के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, ये हमारे पास एक चैनल है जो कि क्या कैरी करता है, 2 क्लोराइड 1 सोडियम 1 पोटेशियम। इसमें हमारे पास क्या होता है, सोडियम जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। अब जाहिर सी बात है अगर सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है तो इसके पीछे क्या एब्जॉर्ब होंगे, क्लोराइड। क्लोराइड भी अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन दो पॉजिटिव एक साथ नहीं आ सकते, रिपल्स करते हैं, लेकिन रीअब्जॉर्ब हम करवा रहे हैं, तो इसके लिए क्या ज़रूरत होगी, देखो सुनो, क्लोराइड तो नेगेटिव है ना, क्लोराइड नेगेटिव, एक सोडियम पॉजिटिव, सही, पोटेशियम भी तो पॉजिटिव है, पोटेशियम भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो अब दो पॉजिटिव एक साथ रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकते थे, ठीक है, रिपल्सन भी होगी। और अब हमें क्या करना है, अब हम एटीपी लगाते हैं इधर पोटेशियम जो है ना, पोटेशियम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। क्यों भाई, हमें पता है कि ट्यूबुलर लिमन की तरफ यहाँ पर बेजोलेटरल पे ये क्या है, बेजोलेटरल है, ये वाली साइड हमारे पास क्या है, बेजोलेटरल पे क्या लोकेटेड होगा, जो सेल होगा बेजोलेटरल पे, सॉरी यार एक मिस्टेक कर दी, ठीक, नहीं मिस्टेक कोई नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, ये सेल है, सॉरी ये क्या है, ये हमारे पास सेल है, मैं थोड़ी मिस्टेक दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है, ये क्या है हमारे पास सेल, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेल का ये वाला कौन सा पार्ट है, ल्यूमिनल वाला पार्ट। ल्यूमिनल वाले पार्ट पे क्या चीज़ लोकेटेड है, 2 क्लोराइड 1 सोडियम 1 पोटेशियम। ल्यूमिनल वाले साइड पे हमारे पास क्या लोकेटेड है, 2 क्लोराइड 1 सोडियम 1 पोटेशियम, ठीक है। अब और बेजोलेटरल पे हमारे पास क्या लोकेटेड है, बेजोलेटरल पे हमारे पास क्या लोकेटेड है, सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप। सोडियम 3 बाहर निकला है, तो सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो गई, पोटेशियम 2 अंदर आ गए, पोटेशियम की अभी कंसंट्रेशन सेल में ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस ट्रांसपोर्टर को देखो, तो सोडियम को अगर वो उससे ट्यूबुलर ल्यूमेन से अगर सोडियम को ये रीअब्जॉर्ब करके सेल के अंदर लेकर आ रहा है, तो चलो समझ में आती है अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप जो है वो 3 सोडियम को बाहर निकाल देता है, तो सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स या ये पंप जो है वो ट्यूबुलर ल्यूमेन से सोडियम को अंदर ले भी आता है, तो ये अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये सही है, इसका कोई मसला नहीं है, इसको एटीपी की नीड नहीं है, ठीक हो गया। अब जाहिर सी बात है जहाँ सोडियम जाएगा तो वहाँ क्लोराइड भी जाता है, ठीक है, तो भाई क्लोराइड भी अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ गया। अब बारी मसला आ रहा है इस पोटेशियम की, क्योंकि इस सोडियम पोटेशियम एक्टिव इस पंप से बाहर इंटरस्टिशियम से पोटेशियम लेकर हम सेल के अंदर डाल रहे हैं, यानी कि सेल के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम पोटेशियम को रीअब्जॉर्ब करा रहे हैं। तो ये पोटेशियम क्या है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये पोटेशियम क्या है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब पता है चक्कर क्या है, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ गया ना, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब बोलता है यार जाओ, मैंने बख्श दी, अपने आप को वो कुर्बान कर देता है, ठीक है। ये अपने आप को कुर्बान कैसे करेगा, एक और चैनल लोकेटेड होगा जिससे हमारे पास क्या होगा, बैक लीकिंग हो जाएगी, हमारे पास क्या हो जाएगी, बैक लीकिंग, हमारे पास क्या हो जाएगी, बैक लीकिंग। लेकिन एटीपी तो यूटिलाइज हो गया ना, वो यूटिलाइज तो हो गया, लेकिन अभी काम की बात समझ लो, हमारे पास क्या हो जाएगी, बैक लीकिंग। अब इस बैक लीकिंग की वजह से क्या हुआ, एक सोडियम एक पोटेशियम 2 क्लोराइड, न्यूट्रलिटी है, अगर यानी कि इस कॉम्प्लेक्स से 4 चीज़ें अंदर आ रही हैं तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, न्यूट्रलिटी थी, 2 पॉजिटिव पीछे बाहर चली गई, एक पॉजिटिव जो था हमारे पास पोटेशियम वाला जो था वो क्या हो गया, बाहर चले गया। तो नेट चीज़ क्या आ गई, नेट चीज़ हमारे पास क्या हो गई, अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही, ठीक है, जाहिर सी बात है ना, आप समझो कि 2 क्लोराइड अंदर आ रहे थे, एक सोडियम अंदर आ रहा था, एक पोटेशियम अंदर आ रहा था, न्यूट्रलिटी है। अब अगर मैं इस पोटेशियम को बाहर निकाल रहा हूँ तो इससे हमारे पास क्या हो रहा है कि एक क्लोराइड की नेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है, तो इससे क्या होगा, नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, तो इससे अब हमारे पास और क्या हो सकता है, इससे ये होगा कि जो इस ट्यूबुलर ल्यूमेन के अंदर बाकी आइंस होंगे, बाकी कौन से आइंस, पॉजिटिवली चार्ज आइंस होंगे, वो क्या होगा, उनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट बन जाएगा। जाहिर सी बात है, अब ये सेल्स के अंदर रीअब्जॉर्ब होने का इनके लिए क्या बन जाएगा,
फेवरेबल एनवायरनमेंट, क्योंकि अंदर नेगेटिविटी है सेल के अंदर। बाहर की जो पॉजिटिव वाले सेल्स होंगे इस ट्यूबुलर ल्यूमेन के अंदर, वो बोलेंगे यार हमारे लिए तो फेवरेबल एनवायरनमेंट हो गया, हम आराम से चले जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या हो जाएंगे, आराम से चले जाएंगे। अब मसला सारा आ रहा है कि उन आइंस को, कौन कौन से आइंस हैं भाई, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। अब इन आइंस को जाना तो है इस ट्यूबुलर ल्यूमेन से सेल्स के अंदर, ठीक है, लेकिन मसला सारा ये है कि यार चैनल ही नहीं है, गरीब, शुद्ध गरीब, चैनल नहीं है, फिर जाए किस, फिर बोलते हैं चलो क्या हो गया, हम बराबर से, हम तो ड्राइवर हैं, कट मार के निकल जाएंगे। दो सेल के बीच में गैप होता है, टाइट जंक्शन, उस टाइट जंक्शन से, मैंने बताया कि यहाँ टाइट होते हैं, लेकिन ये पैरासेलुलर डिफ्यूजन से ये हमारे पास क्या होता है कि बिटवीन द सेल्स रीएब्जॉर्ब होते हैं, रीएब्जॉर्ब होने के बाद ये ब्लड में चले जाते हैं, और इस तरीके से इनकी पैरासेलुलर डिफ्यूजन, रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। ये क्यों हुई कि हमारे पास ल्यूमेन, इसके जो सेल्स जो थे, जितने भी हमारे पास सेल्स थे, इसके अंदर हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिवली आइंस थे, मतलब नेगेटिव एनवायरनमेंट था, जिससे क्या हुआ कि पॉजिटिव जो हमारे पास आइंस थे ट्यूबुलर ल्यूमेन के अंदर, उनको क्या हो गया, उनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट हो गया, उनको ये लोग करेंगे, दे टेंड टू पुश इट, ठीक है, ये क्या करेंगे, इन आइंस को पुल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये इन आइंस को जब पुल करेंगे तो अपने अंदर तो नहीं बुला रहे, लेकिन बोलते हैं चलो कोई नहीं, तुम हमारे साइड से जो गैप वाला एरिया वहाँ से निकल के इंटरस्टिशन में आ जाओ और रीअब्जॉर्प्शन हो जाए, ठीक है। कौन कौन से, मैग्नीशियम, और हमारे पास एक और कौन सा होता है, कैल्शियम। फॉस्फेट खाते में आ जाता है, फॉस्फेट इनके साथ आ जाता है, वो पॉजिटिवली चार्ज आ रहे हैं, इनके साथ भी आगे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ताकि इसकी जो है वो ज़्यादा पैरासेलुलर डिफ्यूजन ना हो जाए, इन्वायरमेंट जो है वो स्टेबलाइज होने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब बारी आती है, ये तो हमारी होगा रीअब्जॉर्प्शन, दिस सेगमेंट, रिमेंबर दिस थिक असेंडिंग लिम्ब इज ऑल्सो सॉरी, ये ऑल्सो तो नहीं बोलना चाहिए था, थिक असेंडिंग लिम्ब जो है ये हमारे पास पहला सेगमेंट है जो कि टोटली इम्परमेबल है वाटर के। थिक असेंडिंग लिम्ब जो है इट इज़ टोटली इम्परमेबल टू वाटर। अब वाटर को इम्परमेबल है, यानी कि अगर मैं कोई हार्मोन दे दूँ तो क्या ये परमेबल हो जाएगा। अब हार्मोन कौन सा, ADH अगर मैं दे दूँ तो क्या ये परमेबल हो जाएगा, नहीं। ADH चाहे कितना भी ADH हो, ये वाटर को परमेबल नहीं करेगा, ये वाटर को परमेबल नहीं करेगा, ठीक हो गई बात। अब आते हैं हम किसके ऊपर, DCT के ऊपर। किसकी तरफ, DCT। DCT हमारे पास कहाँ पर होता है, ऊपर की तरफ। तो इसका ये वाला सेल जो है ये हम उठा लेंगे, ठीक है जी, जैसे मैंने सेल उठाया है, तो ये वाली साइड क्या है, ल्यूमिनल, ये वाली साइड क्या है, बेसोलेटरल, ये वाली साइड क्या है, ल्यूमिनल, ये वाली साइड क्या है, बेसोलेटरल, ल्यूमिनल, बेसोलेटरल। अब इधर चैनल्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड, इधर हमारे पास चैनल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला चैनल सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ये सोडियम क्लोराइड क्या कराएगा कि इस ट्यूबुलर फिल्ट्रेट के अंदर जो सोडियम क्लोराइड होगा उसको ये रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। ये सोडियम क्लोराइड जो चैनल है बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कीप रिमेंबर दिस सोडियम क्लोराइड चैनल, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट। सोडियम क्लोराइड बहुत, इधर ये वाला जो सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर है, सोडियम क्लोराइड एट अर्ली DCT, और वी कैन से सोडियम क्लोराइड जो है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड का जो चैनल जहाँ पर मौजूद है एट DCT पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब सोडियम क्लोराइड रीएब्जॉर्ब हो गए, ठीक है, रीएब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ आ गए, सेल में। अब सेल से इनको आगे रीएब्जॉर्ब होना है, जाहिर सी बात है, सेल में आ गए, सेल से अब इनको इंटरस्टिशियम में जाना है, इंटरस्टिशियम से फिर ब्लड में जाएंगे। अब वो कैसे जाएंगे, अब वो इस तरीके से जाएंगे कि सोडियम जो है, सोडियम वो जाएगा सोडियम पोटेशियम पंप से। सोडियम किससे जाएगा, सोडियम पोटेशियम पंप से। क्लोराइड बोलेगा मैं अपने अलग, मैं गरीब एक और चैनल बना के चला जाएगा, बल्कि मैं बोलेगा मैं गरीब नहीं, मैं अमीर, मेरा अपना ज़ाती चैनल है, ठीक है। तो क्लोराइड जो है वो अपने ज़ाती चैनल से निकल के इंटरस्टिशियम से ब्लड में चले जाएगा, ठीक हो गई बात। उसके बाद यहाँ पर इस DCT पर भी हमारे पास क्या लोकेटेड होगा, इस DCT पे भी हमारे पास ये इस DCT पे भी हमारे पास सोडियम कैल्शियम का एक चैनल लोकेटेड होगा। जैसे हमने PCT पे देखा था ना कि सोडियम कैल्शियम ATPase लोकेटेड था एट द बेसोलेटरल। कैल्शियम रीएब्जॉर्ब हुआ फ्रॉम द ल्यूमिनल साइड, कैल्शियम रीएब्जॉर्ब हुआ फ्रॉम द ल्यूमिनल साइड, ठीक है। ल्यूमिनल साइड से कैल्शियम रीएब्जॉर्ब हो गया, रीएब्जॉर्ब होने के बाद अब इसको सेल से निकल के इंटरस्टिशियम में जाना है। अब जाहिर सी बात है किसी ट्रांसपोर्ट की नीड है, तो ये किसको फॉलो करता है, सोडियम
कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्ट, सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्ट, सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्ट। अब ये सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्ट जो है ये इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्ट जो है ये वाला डीसीटी वाला, किसका, डीसीटी वाला जो सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्ट है, ये वाला चैनल किसके कंट्रोल में, पैराथायरॉयड हार्मोन के कंट्रोल में। कि भाई अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो फिर क्या करेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड से यहाँ पर आएगा, यहाँ आने के बाद इस चैनल को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होगा। जब कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होगा तो सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, फिर कैल्शियम जो है वो झक मार के रीअब्जॉर्ब होगा। ठीक, उसके बाद और कैसे, और ऐसे कि भाई हमारे पास कैल्शियम एटीपेज अपना चैनल भी होता है। कैल्शियम एटीपेज जो है वो अपना चैनल, कैल्शियम एटीपेज भी मैंने पीसीटी पे बनाया था। तो पैराथायरॉयड हार्मोन एक तो इस चैनल को एक्टिवेट कर देगा, दूसरा किसको एक्टिवेट करेगा, इस चैनल से सोडियम अंदर आ जाएगा, सोडियम अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर सोडियम को बाहर कौन निकालेगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। ठीक है, अब पैराथायरॉयड हार्मोन इस कैल्शियम एटीपेज को भी एक्टिवेट कर देगा, तो हमारे पास कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे डीसीटी पे बढ़ जाएगी। एंड एट डीसीटी कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। विटामिन डी भी इसकी रीअब्जॉर्प्शन करवाता है कैल्शियम की, लेकिन एट वेरी लो, है ना। और इसी तरीके से कैल्सीटोनिन एक हार्मोन है जो कि हमारे पास है ना, ये वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना ये रिलीज़ कराता है कैल्सीटोनिन। ठीक है, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं, थायराइड ग्लैंड रिलीज़ कराता है, थायराइड ग्लैंड जो है वो कैल्सीटोनिन रिलीज़ कराता है। ठीक है, तो ये कैल्सीटोनिन जो है ये भी हमारे पास कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है, बट नॉट एट दैट एक्सटेंट दैट पैराथायरॉयड हार्मोन डू। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे क्या लोकेटेड है, हमने यहाँ पर फोकस करना। उसके बाद अब हमारे पास इसी डीसीटी के सेल्स के साथ साथ, अब मैंने तो देखो भाई आप लोग को पता है मैं एक ही सेल पे सारे चैनल्स बना देता हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता। अब जैसे ये एक सेल हमने डिस्कस कर लिया, इसी तरीके से एक और सेल है किसका भाई, डीसीटी का। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का एक और सेल है, लेकिन मैंने इसी के ऊपर ये सारे चैनल्स बना दिए क्योंकि यार इतनी स्पेस नहीं होती कि मैं अलग अलग चैनल्स बनाऊँ। ठीक है, सो नाउ लुक एट दिस कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, सपोज करो ये सेल है, उसको मैंने इसी के साथ मर्ज कर दिया ना, पी सेल, प्रिंसिपल सेल्स। चलो मैं आपको इसको अलग कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये एक क्या है, प्रिंसिपल सेल है, ये हमारे पास एक क्या है, प्रिंसिपल सेल है, ये हमारे पास एक क्या है, प्रिंसिपल सेल है। इस पे क्या क्या चैनल्स लोकेटेड होंगे, ये प्रिंसिपल सेल ऐसा वाहिद सेल है कि जिसके वाहिद तो नहीं, खैर प्रिंसिपल सेल एक ऐसा सेल है कि जहाँ पर हम पोटेशियम की कंसंट्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। लाइक कि पोटेशियम की अगर हम लोग ने इंजेक्शन के अंदर ज़्यादा खाना खा लिया है, ज़्यादा हमने पोटेशियम वाली चीज़ें ले ली हैं, तो हम पोटेशियम की यहाँ से जो है वो सीक्रेशन ज़्यादा करवा सकते हैं। ये वाला सेल को हम रेगुलेट करके पोटेशियम की सीक्रेशन ज़्यादा करवा सकते हैं। ठीक हो गया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये लूप ऑफ हैनल और डीसीटी पे। ठीक है, डीसीटी के अर्ली सेगमेंट पे वहाँ तक हमारे पास इतनी ज़्यादा जो है वो एक्सक्रीशन पोटेशियम की नहीं करवा सकते, लेकिन जहाँ पर हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये देखो इसकी बेसोलेटरल साइड और इसकी ल्यूमिनल साइड। ल्यूमिनल साइड पे इसके पास पोटेशियम चैनल्स होते हैं। अब सोडियम पोटेशियम एटीपेज, भाई सोडियम 3 रीअब्जॉर्ब हो गए इंटरस्टिशियम से ब्लड में, बाहर वाले इंटरस्टिशियम से हमारे पास पोटेशियम आयन सेल के अंदर आ गए, 2 पोटेशियम आप बाहर वाले इंटरस्टिशियम से सेल के अंदर ले आए। ठीक है, लाने के बाद 2 सेपरेट चैनल्स होते हैं। ठीक है, 2 सेपरेट चैनल होते हैं, यार इनके नाम बड़े मुश्किल थे तो मुझे अभी याद नहीं है। ठीक है, 2 चैनल हैं, इसके नाम आप लोग को आने चाहिए, मेरा फॉल्ट है, मुझे नाम याद नहीं है। 2 चैनल हैं, 2 चैनल के नाम है। ठीक है, ROK1 करके कोई नाम है और मुझे दूसरा याद नहीं है, सॉरी यार। ठीक है, सो 2 चैनल्स लोकेटेड होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से जब हमारे पास पोटेशियम आयन सेल के अंदर आ गए, अब ये 2 चैनल्स कब एक्टिवेट होंगे, ये 2 चैनल्स उस वक्त एक्टिवेट होंगे कि जब हमने बहुत ज़्यादा पोटेशियम इंजेस्ट कर लिया होगा। अब हम पोटेशियम अगर ज़्यादा डाइट में ले लेंगे तो जाहिर सी बात है हमें उसको एक्सक्रीट करना बनता है। ठीक है, तो एक्सक्रीट करेंगे तो कब एक्सक्रीट करेंगे कि भाई 3 सोडियम रीअब्जॉर्ब हुआ है, 2 पोटेशियम सेल में आए प्रिंसिपल सेल में। ठीक है, इंटरस्टिशियम से, क्योंकि ब्लड में हमारे पास क्या था, ब्लड में हमारे पास ज़्यादा पोटेशियम हो गया ड्यू टू इंजेक्शन।
हमने खाना खाया तो किडनी को जो ब्लड सप्लाई है उसमें हमारे पास क्या हो गया, उसमें ज़्यादा पोटेशियम बढ़ गया है। ठीक है, अब जब ज़्यादा पोटेशियम बढ़ गया है तो हमें क्या करना है, हमें उस ज़्यादा पोटेशियम को बाहर भी निकालना है। ज़्यादा पोटेशियम को बाहर कैसे निकाला जाएगा कि जब वो ब्लड जो है, जब वो इस सेल के ऊपर पहुंचेगा, लाइक डीसीटी वाला जो ब्लड है, यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसके ऊपर जो ब्लड होगा पेरिटिकुलर कैपिलरीज वगैरह का। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इस पेरिटिकुलर कैपिलरीज वाले ब्लड में हमारे पास ज़्यादा पोटेशियम होगा। ठीक है, क्योंकि हमने इंजेक्शन ज़्यादा की हुई थी, तो ज़्यादा पोटेशियम वाला ब्लड जो है वो किडनी को आया होगा। तो डीसीटी पे अब हमारे पास क्या होगा कि पोटेशियम ज़्यादा है, हमें इसको एक्सक्रीट करवाना है। तो पोटेशियम जो है वो हमारे पास ब्लड से किस में आएगा, इंटरस्टिशियम में। जब वो इंटरस्टिशियम में आ जाएगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होगा। 3 सोडियम को हमने इंटरस्टिशियम में भेज दिया, 2 पोटेशियम हमारे पास किस में आ गए, सेल में आ गए। अब ये जो 2 चैनल्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। सेल से दोनों पोटेशियम को निकाल के किसके अंदर भेज देंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में भेज दिया तो बस आगे टाइटा फिश। ठीक, तो डीसीटी पे स्पेशलाइज सेल कौन सा लोकेटेड है, हमारे पास प्रिंसिपल सेल्स, जो कि क्या करता है, जो कि हमारे पास पोटेशियम की एक्सक्रीशन वगैरह में हेल्प कराता है। ठीक, अब चीज़ आती है बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला थोड़ा सा मैं डिस्कस कर ही दूँ। ठीक है, चीज़ ये है कि चलो हमने ये तो कर लिया, ठीक है, डीसीटी पे कर लिया। अब पोटेशियम की रेगुलेशन, किसकी रेगुलेशन, पोटेशियम की रेगुलेशन। इंसुलिन जो है, इंसुलिन ये हमारे पास क्या कराता है, इंक्रीज कर देता है अपटेक ऑफ पोटेशियम, इंक्रीज कर देता है अपटेक ऑफ पोटेशियम। ठीक है, यानी कि जो सेल्स हैं, अगर ब्लड है, ब्लड के अंदर अगर हमारे पास इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो ब्लड से किसी भी, खाली किडनी की मैं बात नहीं कर रहा, बॉडी के अंदर कहीं पर भी जो टिश्यूज़ होंगे या सेल्स होंगे, वो जब ब्लड को फेस कर रहे होंगे और ब्लड के अंदर इंसुलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो ब्लड से पोटेशियम को अपने अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो इंसुलिन क्या करता है ये काम, इंसुलिन इंक्रीजेज द अपटेक ऑफ पोटेशियम, ठीक है, बाय द सेल। अब सपोज करो आपके अंदर क्या हुआ है, आपके अंदर बॉडी के अंदर जो है डायबिटीज़ मेलाइटिस हुई है, ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ी हुई है। डायबिटीज़ मेलाइटिस इस वजह से हुई हुई है कि भाई आपकी जो बॉडी के जो सेल्स हैं वो हमारे पास है ना इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। जब इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो इंसुलिन का क्या काम है, इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स करवाता है। अब जब ग्लूकोज एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे, ग्लूकोज हमारे पास एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे, तो पेनक्रियास क्या करेगा, पेनक्रियास इंसुलिन रिलीज़ करवाता रहेगा, ताकि जो है वो बोलेगा यार मैं अपने तौर से तो इंसुलिन रिलीज़ कराऊँ, ताकि इंसुलिन क्या कराए, सेल्स को बोले कि तुम ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कर लो, ताकि ब्लड का जो है ग्लूकोज लेवल वो कम होने लगे। लेकिन वो अगरचे वो अलग बात है कि भाई सेल्स जो है वो ख़राब हो गए, ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंसुलिन का काम नहीं हो रहा, इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बढ़ ही रही है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, साथ साथ में इंसुलिन बढ़ रहा है। इंसुलिन का काम ये होता है कि इंसुलिन ब्लड के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन को कम कराएगा, लेकिन अब वो अलग बात है कि वो कम करवा नहीं सक रहा। ठीक है, तो पेनक्रियास बोलेगा उसमें मेरा तो कसूर नहीं है ना, वो तो इंसुलिन को भेज ही रहा है। तो जितना ज़्यादा इंसुलिन होगा तो बेचारा पोटेशियम पिस जाएगा। पोटेशियम क्या होगा, पोटेशियम की अपटेक हो जाएगी, पोटेशियम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक ले लिया जाएगा बाय द सेल्स। ठीक हो गई, ये बात समझ में आ गई। ब्लड में से ले लेंगे सेल्स। हाँ, जो सेल्स भाई किसी भी ऑर्गन वगैरह पे, जैसे किडनी के सेल्स हो गए, वो क्या करेंगे, ब्लड में से पोटेशियम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक, उसके बाद इसके ऊपर क्या होता है कि अगर हमारे पास हाई ऑस्मोलैरिटी हो जाए, हाई ऑस्मोलैरिटी यानी ज़्यादा ब्लड के अंदर हमारे पास क्या है, सोडियम कंसंट्रेशन है। जब ज़्यादा सोडियम की कंसंट्रेशन है तो सेल्स क्या होंगे, सेल में से पानी जो है वो क्या निकलेगा, बाहर की तरफ जाएगा। भाई अगर ब्लड के अंदर हमारे पास ज़्यादा सोडियम कंसंट्रेशन है तो अब सेल्स क्या होंगे, सेल्स ज़्यादा सोडियम कंसंट्रेशन वाली हाई ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस के पास जाएगा, तो सेल्स में से वाटर जो है वो निकल के कहाँ पे जाएगा, वो हमारे पास निकल के ब्लड में जाएगा। अब सेल क्या हो जाएगा, सेल हो गया डिहाइड्रेटेड, सेल के अंदर क्या हो गया, पोटेशियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब पोटेशियम क्या होगा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या होगा कि डिहाइड्रेशन, सेल डिग्रेडेशन और हमारे पास हाई ऑस्मोलैरिटी की वजह से क्या हुआ कि एक तो डिहाइड्रेशन हो गई और पोटेशियम क्या जो है वो अमाउंट जो है वो ज़्यादा बाहर निकल गया। ठीक हो गया।
उसके बाद अब हमारे पास क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर। अगर हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, अगर हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमारे पास पोटेशियम पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। अब अगर हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसमें ये होता है कि हमारे पास एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये हमारे पास सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन कराता है। अब जब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है यानी कि ब्लड के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये हमारे पास सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन कराएगा नहीं। जब सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन नहीं कराएगा तो फिर ये हमारे पास क्या होगा कि पोटेशियम की कंसंट्रेशन भी होगी। अब ये क्या करता है कि सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन कराता है और पोटेशियम की एक्सक्रीशन कराता है। कैसे कराता है कि जो सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप होता है, सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप होता है, उसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है कि भाई तुम 3 सोडियम जो है वो बाहर निकालो और 2 पोटेशियम जो है वो अंदर डालो, ठीक है, मतलब सेल के अंदर भेजो। और फिर वो एल्डोस्टेरोन इन जो 2 प्रोटीन रिसेप्टर जो मैंने आपको नहीं बताया था कि 2 प्रोटीन चैनल्स हैं, अब वो इनको भी एक्टिवेट करता है और फिर वो पोटेशियम की एक्सक्रीशन कर देता है। अब जब हाई आर्टीरियल प्रेशर हुआ है, ब्लड के अंदर बीपी जो है वो ज़्यादा है, हाई सोडियम कंसंट्रेशन है, तो क्या एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा? नहीं होगा। एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा तो क्या हमारे पास ये चैनल्स जो 2 पोटेशियम वाले चैनल्स थे वो एक्टिवेट होंगे? नहीं होंगे। क्या हमारे पास जो है ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप एक्टिवेट होगा? नहीं होगा। तो अब क्या होगा, सेल्स के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब पोटेशियम जो है वो अलाउंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऊपर चले जाएंगे, रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन अगर हमारे पास डिक्रीज़ हो जाती है, बीपी के अंदर अगर हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर बढ़ा हुआ होता है ड्यू टू हाई सोडियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, अगर हमारे पास ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है ड्यू टू हाई सोडियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो हमारे पास फिर क्या होगा, पोटेशियम की रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी, ठीक है, पोटेशियम विल गो आउट फ्रॉम द सेल्स, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हमारे पास जो है ब्लड प्रेशर हमारे पास बढ़ा हुआ है, ठीक है, वो किस वजह से बढ़ा हुआ है, ड्यू टू मोर ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, ड्यू टू मोर ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। अब ये वाले का जो सवाल है इसका आंसर हमारे पास आगे थोड़ा सा जो मैकेनिज्म हमारा रह गया उसको जब हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो इसको अभी मैं क्वेश्चन मार्क डालता हूँ कि इफेक्ट ऑन पोटेशियम आयन रेगुलेशन बाय मोर ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। हमने कहाँ तक रीएब्जॉर्प्शन और सबको सारा मैकेनिज्म देखा था एट डीसीटी पे देख लिया था। अच्छा, ये तो डीसीटी जो है, लेट डीसीटी, अर्ली डीसीटी सेम एज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनल। अब असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनल और थिक असेंडिंग लिम्ब ये क्या है, टोटली इम्परमेबल टू वाटर। तो इसी तरीके से अर्ली डीसीटी भी जो है वो हमारे पास क्या होगा, इम्परमेबल टू वाटर। लेकिन जो लेट डीसीटी जो है इट इज़ परमेबल टू वाटर बाय वर्चू ऑफ एडीएच। अगर एडीएच होगा तो ये हमारे पास है ना वाटर परमेबल होगा, अगर एडीएच नहीं होगा तो तब भी ये वाटर परमेबल हमारे पास नहीं होगा। सो हाउ एडीएच एक्ट्स, एडीएच जो है वो काम कैसे करता है, ये हमारे पास सेल है। अब लेट डीसीटी के जो सेल्स हैं ये प्रोसेस करते हैं रिसेप्टर्स, ये क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं रिसेप्टर, कौन से, V2 रिसेप्टर। इस V2 रिसेप्टर पे क्या आके बाइंड करता है, एडीएच बाइंड करता है किस पे, V2 रिसेप्टर पे। जब एडीएच बाइंड कर जाता है V2 रिसेप्टर पे तो V2 रिसेप्टर क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है एडिनाइलेट साइक्लेज को। वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है एडिनाइलेट साइक्लेज को। एडिनाइलेट साइक्लेज क्या है, एक एंजाइम का नाम है, ठीक है। एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता है, ये एटीपी को कन्वर्ट कर देता है CAMP के अंदर। एटीपी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, CAMP के अंदर, ठीक है। एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता है, कन्वर्ट करता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर। और ये जो CAMP जो है वो एक्ट करता है एज सेकेंड मैसेंजर, ठीक है।
CAMP क्या करता है एज सेकेंड मैसेंजर, क्योंकि हार्मोन का जो मैसेज जो है वो पहले रिसेप्टर से अब हमारे पास किसकी तरफ चले गए, सेकेंड रिसेप्टर की तरफ चले गए। अब CAMP क्या करता है, CAMP ऐड करता है ऑन प्रोटीन काइनेज। CAMP क्या करता है, किसके ऊपर ऐड करता है, ऑन प्रोटीन काइनेज। ठीक है, प्रोटीन काइनेज क्या करता है, प्रोटीन काइनेज फिर क्या करता है, दूसरे सब्सटेंसेस को एक्टिवेट कराता है, दूसरे प्रोटीन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कराता है, लाइक एक्वापोरिन 1। ठीक है, अब हमें इसको क्या कराना है, इसको एक्टिवेट कराना है, तो प्रोटीन काइनेज जो है वो इसको एक्टिवेट कराएगा बाय फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब प्रोटीन काइनेज क्या कर देगा, इसकी फॉस्फोराइलेशन कर देगा और इसको एक्टिवेट करा देगा एक्वापोरिन 1 को। फिर ये एक्वापोरिन 1 जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, तो ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो है वो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाएगा। आप बोलोगे यार ये ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे क्यों अटैच हो रहा है, क्योंकि बेजोलेटर पे हमारे पास एक्वापोरिन 3 और एक्वापोरिन 5 ये दोनों होते हैं। अब अगर एक्वापोरिन 1 ही नहीं होगा तो इन दोनों का कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इस ADH का काम क्या होता है, एक्वापोरिन 1 की सिंथेसिस करवाना। ठीक है, जब एक्वापोरिन 1 आ जाएगा DCT पे, पानी एब्जॉर्ब होगा, पानी एब्जॉर्ब होगा तो फिर ब्लड के अंदर हमारे पास चले जाएगा। When does this ADH releases? ये ADH कब रिलीज़ होता है, ये ADH उस वक्त रिलीज़ होता है कि जब हमारे पास बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होना शुरू हो गई हो, यानी कि बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम की कमी हो गई हो, तब ये हमारे पास ADH रिलीज़ हो जाएगा। हाई आर्टीरियल ब्लड प्रेशर में क्या होगा, ADH कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो अब हमें मोर रीएब्जॉर्प्शन वाटर की नहीं, मोर एक्सक्रीशन करवानी। तो एक्वापोरिन 1 नो नो नो, एक्वापोरिन 1 नथिंग, नो नो। ठीक है, एक्वापोरिन 1 को तो सिंथेसाइज करवाना ही नहीं है, तो इसीलिए ADH इज लो इन इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर। ठीक, अब हाउ दिस ADH इज रिलीज, ये ADH जो है ये हमारे पास जो है वो रिलीज कैसे होता है। अब जब हमारे पास जो डिहाइड्रेशन हो रही होती है, तो डिहाइड्रेशन का जो मैसेज जो है वो हमारे पास एंटीरियर हाइपोथैलेमस, एंटीरियर हाइपोथैलेमस में हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑस्मो रिसेप्टर सेल्स। ऑस्मो रिसेप्टर सेल, ऑस्मो रिसेप्टर सेल्स जो होता है फिर वो क्या करता है, वो हमारे पास इम्पल्सिस भेजता है। वो हमारे पास क्या करता है, इम्पल्सिस भेजता है। कहाँ पर हमारे पास इम्पल्सिस भेजता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ये हाइपोथैलेमस के अंदर होता है ना, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस एंड पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, वहाँ पे हमारे पास लोकेटेड होते हैं सेल्स जो कि क्या कराते हैं, ADH की फॉर्मेशन करवाते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, सेल्स जो कि ADH की फॉर्मेशन कराते हैं। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ADH दे ट्रांसपोर्टेड इनटू द टुवर्ड्स द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब ये क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ऑस्मो रिसेप्टर एंटीरियर हाइपोथैलेमस पे थे, वहाँ से मैसेज गया है ना कहाँ पे, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, वहाँ पे जो होता है ये दोनों क्या कराते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों हमारे पास उस एरिया में जो है ना हाइपोथैलेमस का जो एरिया होता है, वहाँ पे जो हाइपोथैलेमस के एरिया के अंदर जो सेल्स ADH बनाते हैं उनको बोलते हैं कि तुम ADH बनाओ। ADH फिर क्या होगा, अब ADH को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि रिलीज़ करवाता है ADH को ब्लड के अंदर। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, रिलीज़ करवाता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को ब्लड के अंदर, और फिर वो ब्लड से फिर हमारे पास किडनी पे जाते हैं। सो अब मसला ये है कि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से ADH को लेके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक लाया कैसे जाए, तो एक कनेक्शन बिल्डअप हुआ हुआ होता है, कनेक्शन ऑफ नर्व्स एंड आर्टरीज, कनेक्शन ऑफ नर्व एंड आर्टरीज बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको हम कहते हैं हाइपोफाइजियल स्टॉक, हाइपोफाइजियल स्टॉक। इस स्टॉक के थ्रू जो होती है इधर से, अच्छा ये हमारे पास मैसेज जो है अभी किस में आएगा, नर्व एंडिंग में, ये हमारे पास किस में आएगा मैसेज, नर्व एंडिंग में। ये नर्व एंडिंग जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके सेल्स के ऊपर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल्स के ऊपर, सेल्स के ऊपर आने के बाद क्या करेगी, साइनेप्स करेगी, साइनेप्स करने के बाद दे रिलीज ADH। ठीक है, अब ये ADH कैसे रिलीज कराएगी, ये न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर हमारे पास क्या होगा, ADH होगा। ठीक है,
जब न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास बाइंड कर जाएगा विद द मेम्ब्रेन ऑफ क्या कहते हैं यार, Pituitary. पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल्स, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे साइनेप्स बनेगा, ठीक है, जहाँ पे सेल और ये जो एक्सोनल टर्मिनल, सॉरी ये एक्सोनल टर्मिनल है, नर्व एंडिंग थी, नर्व एंडिंग का एक्सोनल टर्मिनल में हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, एडीएच, ठीक है। अब जब कैल्शियम आयन से हमारे पास इस साइनेप्टिक जंक्शन में ये बिटवीन द एक्सोनल मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इन दोनों के दरमियान में जो खाली एरिया है इसको हम साइनेप्टिक जंक्शन कहते हैं। साइनेप्टिक जंक्शन से हमारे पास कैल्शियम आयंस जो हैं वो एक्सोनल टर्मिनल में जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ये हमारे पास इस साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद ये क्या करता है, ये अपनी सीक्रेशंस को रिलीज़ करा देता है। एडीएच फिर हमारे पास किसके अंदर आ जाएगा, इन द सेल्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जब आ जाएगा फिर वो वहाँ से रिलीज़ करा देगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, एक मैकेनिज़्म होता है। अच्छा, इसी तरीके से अब हमारे पास क्या होता है, एक और मैकेनिज़्म होता है जिसको हम कहते हैं थर्स्ट मैकेनिज़्म, जिसको हम क्या कहते हैं, थर्स्ट मैकेनिज़्म। थर्स्ट मैकेनिज़्म में क्या होता है कि जब हमारे पास बॉडी के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन क्या हो जाए कि या तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हो, आपने बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ खा ली हो, ठीक है, या तो हमारे पास क्या हो गया हो कि आपके पास जो है वो आपका वाटर जो है वो लॉस हो चुका हो, ठीक है, या तो आपको वाटर लॉस हो चुका हो, या आपका सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हो। भाई जब अगर आपके पास बॉडी में से डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी सारा निकल जाएगा, आपको क्या लगेगा, प्यास लगेगी, या आपके पास एक्सेसिव स्वेटिंग हो गई हो, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें डिटेक्ट कौन करता है, ये सारी चीज़ें डिटेक्ट कौन करता है, तो वही हमारे पास क्या होता है कि थर्ड वेंट्रिकल जो है, थर्ड वेंट्रिकल, ब्रेन के हमारे पास वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन में, तो थर्ड वेंट्रिकल और हाइपोथैलेमस का आपस में रिलेशन होता है। थर्ड वेंट्रिकल का जब हम न्यूरो एनाटॉमी वगैरह करेंगे तो थर्ड वेंट्रिकल का हाइपोथैलेमस के साथ क्या होता है, रिलेशन होता है। थर्ड वेंट्रिकल के हमारे पास दो एरियाज़ पे, एक नीचे का थोड़ा सा एरिया होता है एंट्रोवेंट्रल, और एक थोड़ा सा इस तरफ एरिया होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं कि दो स्पेसिफिक वो होते हैं, यू कैन से लोकेशंस हैं, एंट्रोवेंट्रल रीजन, ठीक है, और एंटीरोलैटरल रीजन, ठीक है। जहाँ पर हमारे पास दो स्पेसिफिक, वो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, हमसे एक दिन पॉज करना तो फिर नाम देख लो। सो वो मैंने नाम देख लिए थे कि थर्ड वेंट्रिकल के एंटीरोलैटरल वाले रीजन पे, थर्ड वेंट्रिकल के एंटीरोलैटरल वाले रीजन पे अगर मैं देखूँ तो ये थर्ड वेंट्रिकल होता है ब्रेन का, यहाँ थोड़ा बहुत कम हवा हमारे पास हाइपोथैलेमस लोकेटेड होता है, यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है, अगर ये थर्ड वेंट्रिकल है तो। अब इसके एंटीरोलैटरल वाला रीजन, ये इसके ऊपर और इसके नीचे, थर्ड वेंट्रिकल वाला रीजन, थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है, इसका ये वाला रीजन कौन सा है, एंटीरोलैटरल, ठीक है, ये क्या है, हाइपोथैलेमस, ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब एंटीरोलैटरल के भी ऊपर और नीचे, ऊपर वाले को हम कहते हैं सबफॉर्निकल, मैंने लिखा हुआ है सबफॉर्निकल, और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनम वेस्कुलोसम, ऑर्गेनम वेस्कुलोसम। अब होता ये है कि भाई हमारे पास अगर सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी ब्लड के अंदर तो क्या होगा, क्या सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ने से हमारे पास ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, हमारे पास ब्लड वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, बढ़ा नहीं है, बढ़ने लगेगा, लेकिन फ़ौरन हो क्या जाएगा, सेलुलर डिहाइड्रेशन हो जाएगी, बढ़ने लगेगा, जाहिर सी बात है, सेलुलर डिहाइड्रेशन होगी तभी बढ़ेगा, ठीक है। अब जब ये हमारे पास सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा कि भाई हमें प्यास लगेगी, हमें क्या लगेगी, प्यास लगती है ना, अगर आप ज़्यादा नमक खा लो, ठीक है, ज़्यादा नमक अगर आपकी बॉडी में हो जाएगा तो आपको क्या लगेगी, प्यास लगने लगेगी। अब हमें क्या करना है, अब हमारा आर्टीरियल प्रेशर बढ़ रहा है, हमें इसको क्या कराना है, आर्टीरियल प्रेशर को डिक्रीज़ कराना है। आर्टीरियल प्रेशर को डिक्रीज़ कराने के लिए थर्स्ट मैकेनिज़्म ऑपरेट होगा, यानी कि हम अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें ताकि हमारा जो ज़्यादा क्वांटिटी में सोडियम प्रेजेंट है ब्लड के अंदर वो हमारे पास क्या हो जाए, डाइल्यूट होने लगे।
डाइल्यूट भी होने लगे और साथ में किडनी जो है वो उसको एक्सक्रीट भी करे, ठीक है, साथ में हमारे पास किडनी जो है उसको एक्सक्रीट भी करे, ठीक हो गया। अब ये हाई अमाउंट ऑफ सोडियम कंसनट्रेशन ठीक हो गई, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर की कंसनट्रेशन अगर बहुत कम हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए हमारे अंदर, बॉडी के अंदर क्या हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, अचानक से भाई यूरिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम लॉस हो जाए, या हमारे पास क्या हो जाए किसी भी तरीके से वो हेमरेज वगैरह हो जाए या कुछ भी हो जाए जिसकी वजह से क्या हो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाए, ब्लड के अंदर वाटर का कंटेंट डिक्रीज़ हो जाए, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने लगे, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स होंगे तो भी हमारे पास क्या होगा, थर्स्ट मैकेनिज्म ऑपरेट होगा। क्या होगा कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें तो जिससे क्या होगा कि ब्लड वॉल्यूम जो है वो हमारे पास बढ़ने लगेगा, ठीक। ये सारी चीज़ें डिटेक्ट कौन करेगा भाई, थर्स्ट मैकेनिज्म को ये पता कैसे चलेगा कि सोडियम की कंसनट्रेशन भाई बढ़ रही है, वाटर की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो रही है। सो एंटीरोवेंट्रल जो है हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल का एंटीरोलेटरल वाला जो रीजन है, इसके ऊपर क्या होता है सबफॉर्निकल, इसके नीचे क्या होता है ऑर्गेनम वेस्कुलरिज्म, दे आर द टू पार्ट्स लोकेटेड अराउंड द एंटीरोलेटरल रीजन ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। जहाँ पे जब हमारे पास ब्लड पहुँच रहा होता है बॉडी से, जो हमारे पास हार्ट से जो ब्लड जो है वो जब ब्रेन की तरफ पहुँच रहा होता है, तो जब ब्रेन का ही पार्ट है ये हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल, तो जब ये हमारे पास ब्लड इधर पहुँच रहा होता है तो वैसे उमूमन क्या होता है कि ब्रेन के टिश्यूज़ और ब्लड के दरमियान में, याद रखना ब्रेन की टिश्यूज़ और ब्लड के दरमियान में हमारे पास एक बैरियर बना हुआ होता है जिसको हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसको हम क्या कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। उसमें से कोई चीज़ें इतनी आसानी से पास नहीं हो सकती, ठीक। लेकिन ये सबफॉर्निकल और ऑर्गेनम वेस्कुलरिज्म, ये दो ऐसे पार्ट्स हैं ब्रेन के, या ऐसे टिश्यूज़ हैं ब्रेन के जहाँ पे जिनको जो ब्लड मिल रहा होता है, उनको जो ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं आर्टरीज, तो आर्टरीज और इन रीजन्स के दरमियान में कोई ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता। तो जाहिर सी बात है ब्लड के अंदर अगर कोई चेंजिंग होगी तो ये दोनों डिटेक्ट कर लेंगे, ये दोनों डिटेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है ये क्या करेंगे, ये हमारे पास एंटीरियर हाइपोथैलेमस में जो काम गया, सॉरी, ये दोनों डिटेक्ट करेंगे। ये दोनों डिटेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इधर ही करीब करीब में हमारे पास क्या लोकेटेड होता है, हमारे पास प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस लोकेटेड होता है, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, ये हमारे पास क्या होता है लोकेटेड होता है, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस डिटेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास वो जो मैंने आपको एडीएच वाला मैकेनिज्म जब समझाया था तो उसमें जो मैंने आपको सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के बारे में भी बताया था कि हमारे पास मैसेज जो है वो है ना ऑस्मोरिसेप्टर सेल से सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस में आता है। तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस का ताल्लुक इसके साथ भी होता है, ठीक है। तो वो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस की कुछ जो न्यूरॉन्स हैं वो इधर एंड भी करते हैं, फिर यहाँ से हमारे पास मैसेज जो है वो फर्दर जाता है कि भाई करना क्या है। ये फिर हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास थर्स्ट मैकेनिज्म को एक्टिव कराता है। अब थर्स्ट मैकेनिज्म हमारे पास जैसे एक्टिव हुआ, हमने क्या किया, हमने ढेर सारा पानी पीना शुरू कर दिया। वो अलग बात है कि अभी पेट के अंदर जीआईटी के अंदर जो है ल्यूमन के अंदर वाटर गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन से रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ, लेकिन आपका मुंह जो है वो आपका क्या होगा कि आपने पानी पिया तो इससे क्या हुआ कि म्यूकोसा जो है वो आपकी अब क्या हो गई, वो थोड़ी सी बना वो हो गई, मॉइस्ट हो गई, आपकी जो म्यूकोसा जो है वो क्या हो गई मॉइस्ट हो गई। तो इस वजह से आप क्या हो जाएगा कि वो अलग बात है कि आपकी रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं हुई, लेकिन आप क्या हो जाओगे अभी थर्स्ट के लिए आपको अभी प्यास अभी नहीं लगेगी। वो अलग बात है कि अभी बॉडी में वाटर बढ़ा नहीं है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ। ब्लड वॉल्यूम तो उसी वक्त इंक्रीज होगा ना जब जीआईटी से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो। जो आपने जितना पानी पिया है वो रीएब्जॉर्ब जब तक ब्लड में नहीं होगा तब तक तो हमारे पास ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ता। तो अभी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ नहीं, आपका अभी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ नहीं क्योंकि अभी आपकी रीएब्जॉर्प्शन नहीं हुई, लेकिन आपका म्यूकोसा जो है मुंह का वो आपका मॉइस्ट हो गया। तो हमारे पास जब तक रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती तब तक जो है आप थोड़ी देर तक रेस्ट कर लोगे, आपको प्यास नहीं लगेगी क्योंकि आपकी मुंह का जो म्यूकोसा वगैरह जो है वो मॉइस्ट हो गया। जब तक आपका मुंह का म्यूकोसा ड्राई होने लगेगा तब तक आपकी रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी। तो आपकी जब नेक्स्ट थर्स्ट साइकिल होगी वो फिर आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपको दोबारा प्यास लगेगी, आप दोबारा पानी पीने लगोगे जब तक कि आपका ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल तक इंक्रीज नहीं हो जाता, ठीक हो गया। सो अब हम आगे चलते हैं। हमने ये एडीएच का अच्छा खासा मैकेनिज्म देखा और थर्स्ट मैकेनिज्म भी देख लिया, ठीक है। अब उसके बाद अब हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो हमारे पास इससे कहाँ से ये हमारे पास डीसीटी से जब हमारे पास कहाँ आ रहा होता है कलेक्टिंग डक्ट और मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट।
ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट और मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट इज़ वेरी वेरी लेस परमेबल टू यूरिया। कलेक्टिंग डक्ट इज़ वेरी वेरी लेस परमेबल टू यूरिया, यानी कि यूरिया की रीएब्जॉर्प्शन मैंने आपको बताया था ना, 10% यूरिया की रीएब्जॉर्प्शन हम कराते मेडुलरी हैं। पार्ट्स हो ठीक है, मेडुलरी पार्ट से भी कराएंगे, अभी हमने कराई नहीं है ना। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट जो है अभी वो बिल्कुल ही बहुत कम परमेबल है यूरिया की, और यूरिया की रीएब्जॉर्प्शन नहीं कराएगी। ठीक है, लेकिन अब कलेक्टिंग डक्ट और मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी चीज़ें हमें देखनी है। नाउ वी विल डिस्कस कलेक्टिंग डक्ट कि कलेक्टिंग डक्ट में क्या पेक्युलरिटीज़ हैं। सो यू सी हेयर कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब कलेक्टिंग डक्ट हमारे पास कहाँ होती है भाई? लेफ्ट साइड पे। ये देखो कलेक्टिंग डक्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पे है, तो हम इसका लेफ्ट साइड वाला सेल लेंगे। जब हमने इसका सेल लिया तो इसके स्पेशलाइज सेल होते हैं जिसको हम कहते हैं अल्फा इंटरकैलेटेड सेल, बीटा इंटरकैलेटेड सेल्स। ठीक हो गया, अल्फा बीटा इंटरकैलेटेड सेल्स। बारी आती है अल्फा इंटरकैलेटेड सेल की। अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स में हमारे पास क्या होता है, स्पेशलाइज्ड चैनल होते हैं। ठीक है, इन अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स में हमारे पास क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड चैनल होते हैं। जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आया, सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म वगैरह हुई, उसके अंदर क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड आया। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले तो हमारे पास क्या बनता है भाई, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड टूटता है किसके अंदर, बाइकार्बोनेट आइंस और H पॉजिटिव आइंस के अंदर। अब ये जो बाइकार्बोनेट आइंस है, ये क्या होगा, ये हमारे पास क्लोराइड के साथ, बाइकार्बोनेट आइंस जो हैं वो क्लोराइड के साथ काउंटर ट्रांसपोर्ट करेंगे, यानी कि बाइकार्बोनेट की रीएब्जॉर्प्शन होगी, क्लोराइड सेल के अंदर आ जाएंगे। अब जब क्लोराइड सेल के अंदर आएंगे तो क्लोराइड की अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, सिक्रीशन, यानी कि इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में भेजेंगे। सेल के अंदर अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ल्यूमन में भेजना पड़ेगा। तो देयर आर सेपरेट चैनल्स ऑन द ल्यूमिनल साइड ऑफ अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स। अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स के ऊपर हमारे पास क्या है, क्लोराइड चैनल्स लोकेटेड हैं, जो कि क्या करते हैं कि क्लोराइड को सेल से निकाल के ल्यूमन में पास करा देते हैं। ठीक हो गया। अब व्हाट अबाउट H पॉजिटिव आइन, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। अगर ये मैं बोल दूं कि ये हमारे पास क्या, बेसोलेटरल, ये ल्यूमिन है। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन जो हमारे पास बन गए, CO2, वाटर, कार्बोनिक एसिड, बूटा, H पॉजिटिव आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, अब ये जो बाइकार्बोनेट आयंस बने, ये हमारे पास क्या होगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। इस किसके साथ भाई, क्लोराइड जो है वो वापस आ जाएगा। बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हुए, क्लोराइड अंदर आ गया, बाइकार्बोनेट क्लोराइड, ये क्या हो गया, काउंटर ट्रांसपोर्ट। क्लोराइड जो कि रीअब्जॉर्ब हुआ है, ये अब हमारे पास सेल से निकल के कहाँ जाएगा, ये जो हमारा सेल है, सेल से निकल के ये हमारे पास किस में आ जाएगा, ल्यूमन में। क्लोराइड आइंस अपने स्पेसिफिक चैनल से निकल के ल्यूमन में आ गया। ठीक हो गया भाई। और क्या हुआ कि ये जो H पॉजिटिव आयन आया है, ये हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास एक स्पेसिफिक हाइड्रोजन पोटेशियम चैनल। अब ये क्या कराएगा, हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन जो है, ये हमारे पास सेल से निकल के किसके अंदर चले जाएगा, ल्यूमन में। पोटेशियम की क्या करा देगा, रीएब्जॉर्प्शन। पोटेशियम की क्या कराएगा, रीएब्जॉर्प्शन। पोटेशियम की ल्यूमन से हमारे पास क्या करा देगा, रीएब्जॉर्प्शन। अब जब पोटेशियम की रीएब्जॉर्प्शन होगी तो पोटेशियम की कंसंट्रेशन सेल में बढ़ जाएगी। हमें इसको सेल के अंदर तो कंसंट्रेशन हमें बढ़ा के नहीं रखनी है, हमें रीएब्जॉर्ब कराना है। तो फिर हमारे पास बेसोलेटरल साइड पे क्या होगा, एक और चैनल। बेसोलेटरल साइड पे क्या होगा, एक और चैनल। वहाँ पर हमारे पास क्या होगी, पोटेशियम की रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि सेपरेट चैनल होगा पोटेशियम की, जहाँ पे इसकी क्या होगी, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक हो गया भाई। एक और चैनल होगा जो कि क्या होगा, ATPase, हाइड्रोजन ATPase, यानी कि ये जो हाइड्रोजन हमारे पास बना है ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोनिक एसिड, वो फिर क्या होगा, इस हाइड्रोजन ATPase के थ्रू, हाइड्रोजन ATPase के थ्रू ल्यूमन में एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन ATPase के थ्रू ये हमारे पास क्या होगा, ल्यूमन के अंदर एक्सक्रीट हो जाएगा। आपने प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के अंदर देखा था, वहाँ पर क्या चक्कर हो रहा था, हाइड्रोजन आयन कैसे सीक्रेट हो रहे थे कि भाई हाइड्रोजन जो है जब बनता था वो हमारे पास क्या होता था, सोडियम के साथ काउंटर ट्रांसपोर्ट करता था। हाइड्रोजन ल्यूमन में जाता था, सोडियम रीअब्जॉर्ब होता था। जहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन पोटेशियम के साथ काउंटर ट्रांसपोर्ट करता है। पोटेशियम अंदर जाता है सेल के अंदर फ्रॉम द ल्यूमन, हाइड्रोजन फ्रॉम द सेल टूवर्ड्स द ल्यूमन।
और हाइड्रोजन कैसे जाता है? हाइड्रोजन जाता है थ्रू एटीपेस, हाइड्रोजन जाता है थ्रू एटीपेस टूवर्ड्स द ल्यूमेन। ठीक, सो ये दोनों का फ़र्क है कि इसके अंदर चैनल्स का जो है वो डिफरेंस है। पीसीटी में हाइड्रोजन सोडियम काउंटर ट्रांसपोर्ट है, और जहाँ पे एट कलेक्टिंग डक्ट्स हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट, हाइड्रोजन एटीपेस। ठीक, अब व्हेन दिस सेल विल बी ऑपरेटेड, ये सेल जो है अल्फा इंटरकनेक्टेड सेल जो है ये हमारे पास कब ऑपरेट होगा? जब जब हमारे पास बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी? एसिडिटी बढ़ जाएगी। कब ऑपरेट होगा? जब हमारे पास बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ जाएगी। जब बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ जाएगी तो वी हैव टू लूज एसिडिटी, हमें एसिडिटी को डिक्रीज करना है। एसिडिटी को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं? कि भाई बाय इंक्रीजिंग एच पॉजिटिव आयन सीक्रेशन, भैया एच पॉजिटिव आयन की सीक्रेशन इंक्रीज करा दो बाय इंक्रीजिंग एच पॉजिटिव आयन सीक्रेशन, बाय आप इंक्रीजिंग बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्प्शन, आप भाई बाइकार्बोनेट आयंस की रीएब्जॉर्प्शन करा दो। तो ये दोनों काम आपका अल्फा सेल कर रहा है, हाइड्रोजन की सीक्रेशन भी करवा रहा है, बाइकार्बोनेट की रीएब्जॉर्प्शन भी करवा रहा है। सो अल्फा सेल इज यूज्ड इन करेक्टिंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक हो गया। अब बारी आती है आपकी बीटा सेल की। किसकी? बीटा सेल की। बीटा सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आया, वाटर आया, कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड से हमारे पास क्या बन गया? वाटर कहाँ से आया? वाटर सेल के अंदर ही होता है कभी। ठीक है, कार्बोनिक एसिड आया, कार्बोनिक एसिड टूटा बाइकार्बोनेट आइंस प्लस हाइड्रोजन। ठीक हो गया, यहाँ तक उसके अंदर भी था। अब चक्कर गलत है। अब जो है वो क्या हो जाएगा? जैसे नहीं वो इमरान खान का वो चक्कर था कि यूं कर दिया जाए यार, ऐसे इमरान खान जैसे नहीं करता था फील्ड के ऊपर यूं, कि जो यहाँ का बंदा हो उसको यहाँ कर दिया जाए, जो यहाँ का बंदा हो उसको यहाँ कर दिया जाए, यूं। ऐसे ही इस बीटा सेल में सारी ट्रांजिशंस है। अब हमने देखा था अल्फा सेल के अंदर, अल्फा सेल के अंदर हाइड्रोजन पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट कहाँ लोकेटेड था? ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में। अब खान साहब ने क्या किया? ट्रांसफ़र कर दिया। ये हमारे पास कहाँ लोकेटेड है? बेजोलेटरल पे। ये बेजोलेटरल, ये ल्यूमिनल। हाइड्रोजन पोटेशियम कहाँ लोकेटेड है? बेजोलेटरल पे। सो बीटा सेल क्या करा रहा है? हाइड्रोजन की रीएब्जॉर्प्शन, पोटेशियम की सीक्रेशन। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, हमने देखा था अल्फा सेल के ऊपर स्पेसिफिक सेपरेटली बेजोलेटरल पे पोटेशियम का चैनल भी था, क्योंकि भाई पोटेशियम की कंसंट्रेशन सेल में बढ़ जाती थी। ठीक है, अब जब पोटेशियम की कंसंट्रेशन सेल में बढ़ रही है तो वो बेजोलेटरल पे नहीं जाएगा, क्योंकि हम बेजोलेटरल से तो उठा के सेल के अंदर डाल लें, तो वो अब बेजोलेटरल तो जाने से रहा, तो वो कहाँ जाएगा? ल्यूमन में। तो सेपरेट पोटेशियम चैनल कहाँ पे लोकेटेड है? ल्यूमन में। सो बीटा सेल क्या करता है? पोटेशियम एक्सक्रीशन। ठीक, अब बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट पहले अल्फा सेल में क्या होता था? रीएब्जॉर्ब होता था, क्योंकि इसका चैनल बेजोलेटरल पे लोकेटेड था। अब इसका चैनल कहाँ लोकेटेड है? ल्यूमिनल पे। तो बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट होगा, बाइकार्बोनेट एक्सक्रीटेड। क्लोराइड अब क्या होगा? ल्यूमन से क्लोराइड अब हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाएगा। ल्यूमन से हमारे पास क्लोराइड क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद अपने स्पेसिफिक सेल से क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। साथ साथ में हाइड्रोजन का जो हमने देखा था वहाँ पे H पॉजिटिव एटीपेस था, कहाँ पे? ल्यूमिनल साइड पे। अब वहाँ पे ल्यूमिनल साइड पे नहीं है, अब वो कहाँ पर है? बेजोलेटरल पे। अब एब्जॉर्ब होगा। तो अब क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। अब सवाल ये कि यार इधर हमारे पास क्या हो रही है? हम सेल से हाइड्रोजन्स को एब्जॉर्ब करा रहे हैं, पोटेशियम की एक्सक्रीशन करा रहे हैं, बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन करा रहे हैं। सवाल ये है कि ये कौन सी कंडीशन में होगा? ये होगा जब हमारे पास बॉडी के अंदर अल्कलोसिस हो रही होगी। बॉडी के अंदर जो है वो अल्कली जो है बाइकार्बोनेट जो है वो हमारे पास क्या हो गई? बढ़ गई होगी। बाइकार्बोनेट आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो गई होगी? बढ़ गई होगी। सो हमें क्या करना होगा? हमें बॉडी को एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होगा, ताकि हमारे पास अल्कलाइन एनवायरनमेंट जो है वो अप टू द नॉर्मल आ सके। ठीक है, जाहिर सी बात है एसिडिक एनवायरनमेंट देंगे तो न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू वो नॉर्मल एनवायरनमेंट पे आएगी। एसिडिक एनवायरनमेंट के लिए हमें देने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू रीअब्जॉर्ब मोर हाइड्रोजन आइंस। ठीक है, मोर क्लोराइड आइंस, मोर HCl। ठीक है, तो उस वी कैन से कि हमारे पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी किसकी? हाइड्रोजन आइंस की। और हमें
मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस को डिक्रीज करना है, तो जाहिर सी बात है हमें बाइकार्बोनेट आयंस की क्या करानी पड़ेगी, सीक्रेशन करानी पड़ेगी। पोटेशियम आयंस की क्या करानी पड़ेगी, सीक्रेशन करानी पड़ेगी। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर लोकेटेड होता है, कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट के अंदर 2 स्पेशलाइज सेल अल्फा बीटा। लास्ट जो हमारे पास रह गया वो रह गया यूरिया, वो सॉरी मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट। मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट में एक स्पेसिफिकेशन है, वो क्या है कि दे हैव ट्रांसपोर्टर ऑफ यूरिया। मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, ट्रांसपोर्टर होते हैं किसकी, यूरिया की, मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट। अब क्योंकि ये हमारे पास परमेबल होती है किसके, यूरिया की, हमने देखा कि अभी तक यूरिया रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो यूरिया की कंसंट्रेशन क्या हो गई होगी, बहुत बढ़ गई होगी। यूरिया की कंसंट्रेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या हो गई होगी, बहुत बेहद कंसंट्रेशन बढ़ गई होगी। तो अब क्या होगा, यूरिया को होना है रीअब्जॉर्ब, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूरिया को क्या होना है, रीअब्जॉर्ब। ट्रांसपोर्टर नहीं है यूरिया के पास, क्या है यूरिया के इधर क्या मसला है, ट्रांसपोर्टर नहीं है। ट्रांसपोर्टर कहाँ से आएगा, ट्रांसपोर्टर आएगा कि जब एडीएच आएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जब वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा होगा तो वो क्या कर देगा, वो इसके यूरिया के रीएब्जॉर्ब करने वाले ट्रांसपोर्टर को भी एक्टिवेट कर देगा। वो क्या कराएगा कि जो बेजोलेटरल वाली साइड है, कौन सी वाली साइड, बेजोलेटरल, ठीक है, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, बेजोलेटरल मेम्ब्रेन। अब हमारे पास क्या होगा, यूरिया ट्रांसपोर्टर आई गेस A3, मैंने यहाँ लिखा है, एक सेकेंड, यूरिया ट्रांसपोर्टर 3, यूरिया ट्रांसपोर्टर 3 जो है, ठीक है, यूरिया ट्रांसपोर्टर 3 ये कहाँ पर होता है, मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट में। यूरिया ट्रांसपोर्टर 3 हमारे पास कहाँ होता है, मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट में। लेकिन कब एक्टिवेट होगा, जब एडीएच होगा, ठीक है। एडीएच जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करा रहा होगा तो ये मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट की भी, मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट पे यूरिया ट्रांसपोर्टर 3 को भी एक्टिवेट करा देगा। अब ये क्यों कराता है, क्योंकि वाटर रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है, इट मीन्स कि इसको कंसनट्रेटेड यूरिन बनानी है। जब वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगी। भाई आपके पास पानी अगर मैं निकाल दूँ तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड आइंस का भरा हुआ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या कर रहा है कि भाई जब यूरिया हमारे पास वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, कंसनट्रेटेड यूरिन बन रही है, तो हमें कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए हाइपर ऑस्मोटिक रीनल इंटरस्टिशियम बनाना पड़ता है। हाइपर ऑस्मोटिक रीनल इंटरस्टिशियम बनाना पड़ता है। ये क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो फॉर दैट वी हैव टू रीएब्जॉर्ब यूरिया फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इनटू इंटरस्टिशियम, ठीक है। हमें हाइपर ऑस्मोटिक रीनल इंटरस्टिशियम बनाने के लिए यूरिया बहुत नीडेड होता है। यूरिया 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर कंट्रीब्यूट करता है इन फॉर्मिंग हाइपर ऑस्मोटिक रीनल इंटरस्टिशियम। यानी कि जो रीनल इंटरस्टिशियम जो है इसके अंदर 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर जो है वो है ना हमारे पास वो होती है, हाइपर ऑस्मोलैरिटी होती है, ठीक है। 1200 मैक्सिमम होती है, उसमें से 600 जो है वो यूरिया कंट्रीब्यूट करता है। अगर हमें ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करानी है वाटर की तो उसके लिए हमें क्या होता है कि हमें हाइपर ऑस्मोटिक रीनल इंटरस्टिशियम बनाना पड़ता है। सो फॉर दैट वी नीड यूरिया। तो यूरिया की जब हम रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे तो यूरिया ट्रांसपोर्टर A3 जो है ये हमारे पास क्या कराएगा, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन्स, ल्यूमिनल वाली साइड से यूरिया को रीअब्जॉर्ब करेगा, बेजोलेटरल, बेजोलेटरल से फिर हमारे पास कहाँ चली जाएगी, इंटरस्टिशियम में। ब्लड में भी रीअब्जॉर्ब नहीं होगी, इंटरस्टिशियम में चली जाएगी, ब्लड में भी रीअब्जॉर्ब नहीं होगी। अब फिर क्या होगा, इंटरस्टिशियम में आ जाएगी। ये देखो यहाँ पर हमजा बेटा, यहाँ पर इंटरस्टिशियम में आ गई। इंटरस्टिशियम में आने के बाद ये हमारे पास क्या होगा, अच्छा ये याद रखना कि आपको अगर मैं अभी तस्वीरें दिखाऊंगा तो कुछ तस्वीर में ये होगा कि खाली यहाँ पर ब्लड वेसल होंगी, कुछ तस्वीर में ये होगा खाली यहाँ पर ब्लड वेसल होंगी। सो इफ़ यू आर कंसिडरिंग दिस साइड कि अगर आप सेल ये वाला ले रहे हो तो फिर आपको समझने के लिए ये वाली ब्लड वेसल लेनी पड़ेगी, ये वाली ब्लड वेसल, ये इंटरस्टिशियम, ठीक है। जब इफ़ यू आर कंसिडरिंग दिस सेल तो ठीक है आपको ये करना पड़ेगा। अच्छा ये मैंने तो लूप ऑफ हैनल को सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन खैर आप लोग भी इसको लूप उसको जो है वो सेलेक्ट कर लो। सॉरी मैं इसको दोबारा भी बना देता हूँ, ये कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। ये क्या है अभी हमारा मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब अगर आप इसका ये वाला सेल कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको इंटरस्टिशियम भी ये वाला कंसीडर करना पड़ेगा
ये आपका बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियम, और आपको ब्लड वेसल ये वाली साइड की कंटिन्यू करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको ब्लड वेसल कौन सी लेनी पड़ेगी, ये वाली, जो कि फिर क्या होगा कि हमारे पास ऐसे जाएगी, ठीक है। एक सेकंड, पॉज कर दिया गाइस। जो चीज़ मुझे आपको बतानी थी वो वाली वीडियो पॉज हो गई थी, वो ये थी कि देखो अगर आप मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट को भी ले रहे हो तो उसमें भी आप ये डिपेंड करता है आप कौन सा सेल ले रहे हो। अगर आप येली साइड का सेल ले रहे हो तो आपका फिर येली साइड का सेल, यहाँ का इंटरस्टिशियम, ठीक है, यहाँ का इंटरस्टिशियम, फिर यहाँ की आपकी ब्लड वेसल। अब फिर इन ब्लड वेसल से फिर क्या होगा, ये ना एनास्टोमोटिक चैनल बने हुए होते हैं। फिर ये ब्लड वेसल से चीज़ें जो आपकी रीअब्जॉर्ब हुई हैं वो यहाँ वेसा रेक्टा में आएंगी, ठीक है। फिर वेसा रेक्टा जो है वो फिर आपस में कनेक्टिंग चैनल से लिंक हुई भी होती हैं, और फिर खुद जो है वो या तो वो यहाँ से यूँ पास होकर रीनल वेन में जाती है, या जो कनेक्टिंग चैनल्स इस साइड वाले जो ये वाला साइड होता है, ये वाला साइड इसका रीनल इंटरस्टिशियम, इसके ये जो रीनल इंटरस्टिशियम है इसमें जो ब्लड वेसल मौजूद है इसके साथ आपस में कनेक्टिंग लिंक में होती है, ठीक है। और ये इनसे कनेक्टिंग, सब आपस में कनेक्टिंग लिंक्स में होते हैं, ठीक। तो यहाँ से जो भी चीज़ रीएब्जॉर्ब होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक। अब यहाँ से हमारे पास क्या होता है कि यूरिया रीएब्जॉर्ब होता है। रीएब्जॉर्ब होने के बाद देखो जैसे मेडुला में गया, ठीक है, मेडुला से किस में चले गया, ब्लड में। ब्लड से अभी बड़ी वाली सर्कुलेशन में नहीं गया। मेरा उस टाइम पे कहने का, जैसे मैंने कहा था कि ब्लड में नहीं जाता, मेरा उस टाइम पे कहने का मकसद ये था कि अभी इस ब्लड्स में रीएब्जॉर्ब तो हुआ है लेकिन अभी मेजर जो हमारी सर्कुलेशन है रीनल वेन से भी नहीं निकला है, ठीक है। अभी ये हमारे पास रीएब्जॉर्ब होकर दोबारा किस में चले जाएगा, इसकी वेसा रेक्टा वाली ब्लड में। वेसा रेक्टा वाली ब्लड से दोबारा ये हमारे पास किसके अंदर आ जाएगा, इंटरस्टिशियम में आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास किस में आ जाएगा, ये जो यहाँ का इंटरस्टिशियम है, ये वाला इंटरस्टिशियम है, ये हमारे पास सर्कुलेट करेगा। यहाँ मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट से निकला, निकलने के बाद यहाँ आ गया, ठीक है, किस में आ गया, ब्लड वेसल में आ गया। ब्लड वेसल से फिर ये दोबारा हमारे पास कहाँ चले गया, मेडुलरी, ये हमारे पास कहाँ चले गए, रीनल इंटरस्टिशियम के अंदर। रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ये मेडुलरी रीजन है तो मेडुलरी रीजन के इंटरस्टिशियम में चले जाएगा। यहाँ जैसे यहाँ पे भी इस वाली ब्लड वेसल में आया, ये वाली ब्लड वेसल से निकल के किस में आ जाएगा, इंटरस्टिशियम में आ जाएगा। इंटरस्टिशियम में आने के बाद यहाँ पर पहले ये क्या मेंटेन करेगा, हाइपर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करेगा। ये मैं बताऊंगा क्या है हाइपर ऑस्मोलैरिटी। हाइपर ऑस्मोलैरिटी जब ये मेंटेन कर देगा फिर ये दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा इन द, वो मैंने आपको बताया था ना कि थिक असेंडिंग लिम्ब में यूरिया ट्रांसपोर्टर होते हैं। थिक असेंडिंग लिम्ब मैंने बताया था, थिक असेंडिंग लिम्ब में यूरिया ट्रांसपोर्टर होते हैं। वहाँ पे क्या होगा, जब ये इसमें ब्लड वेसल से हमारे पास रीनल इंटरस्टिशियम में आ गया, ठीक है। रीनल इंटरस्टिशियम में जब ये हाइपर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर देगा तो ये दोबारा रीअब्जॉर्ब होगा इन द थिक असेंडिंग लिम्ब थ्रू द हेल्प ऑफ यूरिया ट्रांसपोर्टर। यूरिया ट्रांसपोर्टर जो है वो लिमिनल मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होगा। वहाँ से हमारे पास जो है ये हमारे पास इंटरस्टिशियम से चीज़ एब्जॉर्ब करनी है ना, इंटरस्टिशियम से, याद रखना इंटरस्टिशियम से एब्जॉर्ब करनी है चीज़। अगर हमें जो है वो इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब करनी हो तो हमारे पास ल्यूमिनल मेम्ब्रेन हो। एब्जॉर्ब नहीं करनी ना, अब तो एक्सक्रीट करनी है। नहीं, ये देखिए, ये अभी हमारे पास क्या हुआ है कि ये देखो वापस समझो, मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट है, इससे हमारे पास यूरिया एब्जॉर्ब हो गया किसके अंदर, ब्लड के इंटरस्टिशियम में। एब्जॉर्ब कैसे हुआ कि भाई ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, बेजोलेटरल, इंटरस्टिशियम, ब्लड से ये दोबारा वापस आ गया किसमें ना, ये रीनल इंटरस्टिशियम वाले पार्ट पे जो कि लूप ऑफ हैनल के दरमियान में लोकेटेड था, ठीक है। ये वाली ब्लड से रीनल इंटरस्टिशियम में आ गया। अब इंटरस्टिशियम से दोबारा इसके अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में चीज़ मंगवानी है तो हमारे पास पहले क्या होगा कि ये हमारे पास यूरिया ट्रांसपोर्टर लोकेटेड है एट द बेजोलेटरल, ठीक है, बेजोलेटरल पे लोकेटेड है। बेजोलेटरल से हमारे पास सेल में आएगा, सेल में आने के बाद ये ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे जाएगा, ठीक है। ल्यूमिनल मेम्ब्रेन ऑफ सेल से फिर ये हमारे पास किसके अंदर आ जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर। फिर ये दोबारा वापस घूम के यहाँ जाएगा। सो इस तरीके से ये दोबारा रिसाइकिल होता रहेगा। खाली सिर्फ 10% जो है वो इस ब्लड में जाएगा और फिर इस ब्लड से रीनल वेन में जाएगा। बाकी जितना भी हमारे पास रीएब्जॉर्ब होता है वो यहाँ पर इस इन ब्लड वेसल से वापस रीनल
मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आता है। आने के बाद क्या होगा कि ये जो ब्लड वेसल्स रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर पहुंचेंगी, वहाँ पर पहुंच जाएगा इन ब्लड वेसल्स के साथ। फिर इस ब्लड वेसल से निकल के रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाएगा। रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आने के बाद ये हमारे पास क्या करेगा, हाइपर ऑस्मोलरिटी मेंटेन करेगा। हाइपर ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के बाद ये क्या करेगा, ये अब हमारे पास थिक असेंडिंग लिम्ब की, जो कि जस्ट स्टार्ट हुआ है थिक असेंडिंग लिम्ब, उस पर हमारे पास क्या होगा, उसकी इस साइड पे अगर ये वाली साइड हम ले रहे हैं तो ये वाली साइड पे हमारे पास क्या होगा, सेल्स लोकेटेड होंगे। उसकी बेज़ोलेटरल पे हमारे पास यूरिया ट्रांसपोर्टर होगा। वो यूरिया ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, इंटरस्टिशियम से यूरिया को ले लेगा। लेने के बाद फिर क्या करेगा कि ये सेल के अंदर आ जाएगा। सेल के बाद फिर ल्यूमिनल मेम्ब्रेन से फिर ल्यूमन में यूरिया आ जाएगा। फिर यूरिया ल्यूमन में आने के बाद दोबारा मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट में वापस पहुंच जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यूरिया जो है वो आपका सर्कुलेट होता रहता है। एक्सक्रीट नहीं होता। हाँ, एक्सक्रीट होगा ना भाई। देखो, अगर हमें कंसनट्रेटेड यूरिन बनानी तो हमें रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम को हाइपर ऑस्मोटिक बनाना पड़ेगा। अब अगर हम रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम को हाइपर ऑस्मोटिक बनाएंगे तो उसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर है, यूरिया रिक्वायर है। तो ये यूरिया रीअब्जॉर्ब होकर वापस यहाँ आ जाएगा। अगर हमें है ना वो कंसनट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट नहीं करनी है, अगर हमें नॉर्मल यूरिन एक्सक्रीट करनी है तो फिर हमारे पास यूरिया रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, यूरिया एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक हो गया। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने सारा ट्रांसपोर्ट का रीअब्जॉर्प्शन वगैरह कर लिया है। सो अब हमारा लास्ट अगला टॉपिक रह गया, वो है काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड काउंटर करंट सिस्टम को इंशाल्लाह हम अभी इस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।